नमस्कार, कर्तव्य आईएएस अकादमी उज्जैन में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं कि आपने जैसे ही अभी उसमें देखा है कि भारतवर्ष एमपीपीएससी के यूनिट फर्स्ट का पहला ही चैप्टर है ना, कि भारतवर्ष। तो भारतवर्ष कैसे नाम आया, हम इस टॉपिक को शुरू करें इससे पहले मैं आपको बहुत छोटी सी संक्षिप्त सूचना देना चाहता हूं कि कर्तव्य आईएएस उज्जैन पर अभी सभी कोर्स पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। 50% का सीधा सीधा डिस्काउंट है। जैसे अगर हम यूपीएससी कोर्स की बात करें तो फुल कोर्स की जो फीस है वो 1,20,000 रुपए है, जिसको घटाकर अभी 50% यानी 60,000 रुपए कर दिया गया है। जबकि एमपीपीएससी का जो कोर्स है, जो डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम और डीएसपी के लिए होता है, ये फुल कोर्स जो है 70,000 रुपए जिसकी फीस है वो घटाकर 35,000 रुपए कर दिया गया है। यदि आप, और ध्यान रखिए, यह डिस्काउंट केवल पहले 50 विद्यार्थियों के लिए मान्य होगा। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य चीजों की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे एमपीएसआई है, पुलिस है, पटवारी है, एसएससी है, इन सब कोर्स पर भी अभी यानी कि 30 मार्च तक है ना, सभी कोर्स पर 30% का स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो 3 दिन का आप फ्री डेमो ले सकते हैं पहले, उसके बाद ही डिसाइड करें। हाँ, ध्यान रखिए, डेमो की क्लास अलग से नहीं देते हैं, रेगुलर क्लास में बैठकर ही आप रेगुलर चलने वाले कोर्सेज को देख सकते हैं। आप देखेंगे हमारा जो पता है वो है रॉयल टाइल्स के ऊपर, इंदिरा गांधी प्रतिमा के सामने, फ्रीगंज, उज्जैन। चलिए आज हम पढ़ते हैं, हमारे टॉपिक पर चलते हैं। नंबर अगर आप देखें 95899677146232056552, आप इस पर कांटेक्ट करके बाकी अगर आपकी कोई जानकारी हो तो आप ले सकते हैं। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है भारतवर्ष। ये एमपीपीएससी का बहुत ही महत्वपूर्ण और अभी नए सिलेबस का टॉपिक है। क्लियर है? तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भारतवर्ष नाम पड़ा। अच्छा, इस भारतवर्ष जो शब्द है उसका क्या अर्थ है और हम किस प्रकार से इसको हमारी एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। क्या आपको पता है कि वर्तमान समय में भौगोलिक दृष्टि से संपूर्ण विश्व को 7 भागों में विभाजित किया गया है। इन 7 भागों की अगर हम चर्चा करें तो आपने इनको 7 महाद्वीप के नाम से हम लोग जानते हैं। वैसे ही भारतीय पुराणों में भारत के पुराने जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने हमारे इस पूरे विश्व को भी 7 द्वीपों में ही विभाजित किया था। अब वो 7 द्वीप का क्या अर्थ है, उनको क्या कहा जाता है, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो हम लोग, आइए मैं आपको एक प्रेफरेंस दिखा देता हूं कि हम किन किन वर्ड्स पर ध्यान देंगे और इन सब के पूरे अर्थ निकालकर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि जम्बूद्वीप कैसे पड़ा, भारतवर्ष क्या है, आर्यावर्त क्या है, भारत क्या है, इंडिया क्या है, और आखिर में हम इसे हिंदुस्तान क्यों कहते हैं। और हमें ये जो हिंदू शब्द है, ये जो हिंदुस्तान है, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया और कैसे हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा में ये हिंदू शब्द इजाद हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेरे बच्चों कि प्राचीन भारत में कितने द्वीप थे और क्या चीजें थी। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये वास्तव में विश्व का मानचित्र है। कब का? प्राचीन भारत का, ये प्राचीन समय का। इसको हम लोग देखें तो हमारे प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी 7 द्वीपों में यानी खंडों में विभाजित थी। 7 द्वीपों में, उसमें से पहला जो द्वीप हम देख रहे हैं वो जम्बू द्वीप। आप देख पा रहे होंगे ये जो ग्रीन हमने अब इसमें आपको हरा कलर का जो हमने आइडेंटिफाई किया है। देखिए एक चीज और, आपने जो देखा होगा, सुना होगा कि भारत जो है वो कई वर्षों पहले इसका हिस्सा था, यानी अफ्रीका का हिस्सा था। यहां से ये टूट कर ऐसे होकर यहां पहुंचा है। जियोग्राफी में आपने इस चीज को बेहतर समझा होगा, तो हमने इस वाले हिस्से को भी ग्रीन कर दिया और ये वाले हिस्से को भी ग्रीन करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये जितना विस्तृत पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, यही जम्बू द्वीप है। तो जम्बू द्वीप हो गया हमारा। उसके बाद में पलाक्स द्वीप है, उसके बाद में सलमाली द्वीप है, उसके बाद कूसा द्वीप है, क्रोनका द्वीप है, सका द्वीप है और पुष्कर द्वीप है। इस प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी इन 7 महाद्वीपों में
विभाजित थी। आप इन्हें द्वीप कह रहे हैं, चूंकि महाशब्द नहीं लगा रहे, क्योंकि बाद में हम लोग इसी को 7 महाद्वीप, जैसे आपने सुना होगा, एशिया है, यूरोप है ना, अफ्रीका है, अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे 7 द्वीपों में ही हमने संपूर्ण पृथ्वी को बाद में अध्ययन की दृष्टि से बांट लिया। तो यहां हम समझने का प्रयास करते हैं कि अच्छा, रामायण में एक आपने दोहा सुना होगा, वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन आता है कि भारत खंडे आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे, ऐसा कुछ आपने सुना होगा। उसमें एक्चुअली मैंने आपको सीक्वेंस उल्टा दिया है। जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे, एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, आपने ये वर्ड सुना होगा। तो वो जम्बू द्वीप आखिर क्या है, तो हम समझते ये जो आपको पूरा इलाका दिखाई दे रहा है, इसी का नाम जम्बू द्वीप है। अब प्रश्न ये है कि इसका नाम जम्बू द्वीप क्यों रखा गया? क्योंकि ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है हिमालय के परे इस वाले पार्ट में सबसे ज्यादा जामुन के वृक्ष हुआ करते थे। अच्छा, इसको जामुन ना कहते हुए जम्बू ही कहेंगे, क्योंकि इसके जो फल है, ऐसा कहा जाता है कि बहुत बड़े हुआ करते थे और ये बहुत रसीले फल होते थे। और चूंकि जम्बू के वृक्षों की वजह से इस वाले इलाके का जो नाम है वो जम्बू द्वीप पड़ गया। इस इलाके का नाम क्या पड़ गया? जम्बू द्वीप। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस जम्बू द्वीप के अंदर क्या चीज है। अच्छा, आपको मैंने ये भी बताया कि अभी हम एक और शब्द का जो है चर्चा करेंगे, और वो जो शब्द है उसका नाम है भारतवर्ष। यानी कि हम क्या देखेंगे मेरे बच्चों? भारतवर्ष। तो ये भारतवर्ष शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? क्या ये टाइम के लिए किया गया है? नहीं। हम ध्यान रखेंगे कि पुराणों में या पुराने हमारे प्राचीन ग्रंथों में उस खंड को ही वर्ष कह दिया गया। खंड को ही क्या कह दिया गया? वर्ष कह दिया गया। तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस जम्बू द्वीप के अंतर्गत कौन कौन से इलाके आते थे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहां देखिए आप, भारतवर्ष का ये विस्तार क्षेत्र है। इस पर हम अभी आएंगे, अभी रुकिएगा, है ना। पहले हम उस फैक्टर को समझेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला हिस्सा। अब हम क्या कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से। जम्बू द्वीप, मैंने अभी आपको बताया कि जम्बू द्वीप कितना वाला विस्तृत पार्ट था, कैसा इलाका था। उस जम्बू द्वीप के अंतर्गत हम बात करेंगे। देखिए सुनिए, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, है ना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जम्बू द्वीप की, जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप के अंदर है आपका आर्यावर्त। कौन सा इलाका है? आर्यावर्त। और आर्यावर्त के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहां पड़ता है भारतवर्ष। और भारतवर्ष के अंदर है एक नगरी जिसको हम कहते हैं अयोध्या। इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि ये आपका एशिया महाद्वीप है। इस एशिया महाद्वीप में भारत एक क्या है? राष्ट्र है। और भारत एक राष्ट्र में मध्य प्रदेश एक राज्य है, और मध्य प्रदेश राज्य का एक नगर है उज्जैन शहर। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो जम्बू द्वीप है, इसका नाम किस वजह से पड़ा? मैंने अभी आपको समझाया कि इसका नाम जम्बू वृक्षों की वजह से पड़ा है, इसलिए हम इस पूरे इलाके को क्या कहते हैं? जम्बू द्वीप। अब मैंने आपको यह समझाया कि जम्बू द्वीप जो है, ये पूरा इलाका जम्बू द्वीप है, और जम्बू द्वीप में ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये भारतवर्ष है। आप देखिए जरा, ये पूरा जो है ये क्या है? भारतवर्ष है। यानी इतना विस्तृत हमारा विशाल देश था, उसके कई खंड हो जाने की वजह से ये अन्यत्र भागों में विभाजित हो गया। तो चलिए अब हम मूल रूप से उस बात पर आते हैं जो हमारे टॉपिक का, ये देख सकते हैं आप, भारतवर्ष दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा भारतवर्ष है हमारा। ये जो चित्र है ये आपको बताना चाह रहा है कि देखिए हमारा भारत कितना विस्तृत था, हमारा जो देश है वो कितना विस्तृत था। ये इतना सा खंड भारत नहीं है, ये संपूर्ण भारत वाला हिस्सा है। समझ रहे हैं?
इन भागों में कई बार विभाजन हुआ, कई बार विभाजन की वजह से हमारा देश आज इतना छोटा सा एक खंड मात्र, टुकड़ा मात्र बनकर रह गया है, जबकि भारतवर्ष एक बहुत ही विस्तृत देश था। अब हम बात करते हैं भारतवर्ष के नामों का उल्लेख कहां कहां किया गया है। तो भारतवर्ष के उल्लेखों के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं मेरे बच्चों, तो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर निकल के आता है, और वो फैक्टर क्या है समझिए कि ऋग्वेद के अनुसार भरत नाम के राजा के आधार पर भारत नाम पड़ गया। अब देखिए अभी हमने सुना है और आपने देखा कि बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा, संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये बात आपने सुनी, मतलब हमारे आर्टिकल नंबर 1 में भारत और इंडिया ये दो नाम दिए गए हैं, भारत और इंडिया। तो ज्यादातर भ्रांति क्या है कि ये जो भारत शब्द है ना, ये दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र हुए भरत, उनके नाम पर पड़ा। कुछ लोग मानते हैं कि राजा राम जो हमारे हुए हैं, राम जी श्री राम, उनके बड़े भाई जो थे भरत, छोटे भाई जो थे उनके भरत, उनके नाम पर पड़ा है, क्योंकि वो भी तो एक आदर्श पुरुष थे। और कई लोगों के मन में ऐसा भी है कि वे ऋषभ देव जो हमारे जैन धर्म के संस्थापक हैं, आदिनाथ भी जिनको कहते हैं, है ना, तो उनके बड़े पुत्र भरत के नाम पर, जो कि एक बहुत ही विशाल हृदय वाले राजा हुए हैं, उनके नाम पर पड़ा है। तो ये क्लासिफिकेशन हम एग्जैक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर भारत जो है वो नाम किसके नाम पर पड़ा, जबकि हमने सर्वमान्य जो एक थ्योरी अपना रखी है वो ये है कि मनु जो है, मनु महाराज जो है ना, उनके वंश में एक नाम आता है भरत, एक राजा है उनके वंशजों में, नाम है उनका भरत, और उन्हीं मनु के वंशज के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। इसीलिए हम एक पॉइंट और निकालते हैं, जैसे कई लोग हैं ऐसे प्रश्न उठाते हैं, मैंने सुना है कि अब भारत को माता क्यों कहते हैं, भारत को माता क्यों कहते हैं, है ना, भारत माता कैसे बना, भारत माता है तो पिता भी होगा, ऐसी फालतू की भ्रांतियां आपने बहुत सुनी होगी। उसका मैं बहुत छोटा सा आपको उत्तर देता हूं कि जब हम पढ़ते हैं किसके बारे में मेरे बच्चों, सबसे पहले इस भ्रांति को मैं क्लियर कर देता हूं आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि मनु के वंशजों में से एक व्यक्ति निकलता है राजा भरत, क्लियर है, राजा भरत, और इन्हीं राजा भरत के नाम पर देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। और जब इन भरत नाम के राजा का नाम आता है तो राजा भरत को हम भारत कह के पुकार रहे हैं, क्योंकि जहां जहां राजा भरत का शासन था उस इलाके को भारत कहा गया। मैंने अभी आपको मैप बताया, उस पूरे खंड पर, उस पूरे विशालकाय भारत पर जिस राजा भरत का शासन था उसे हम भारत कहते हैं, और खंड मतलब भारतवर्ष नाम हमारा पड़ गया। अब बात समझ पा रहे हैं? और जो हम कहते हैं ना भारत माता की जय, वो वास्तव में मनु के वंशज राजा भरत की माता की जय करते हैं। और चूंकि ये हमारे भारत के राजा रहे हैं, इसलिए तो आपने सुना होगा ना कि राजमाता सभी की माता होती है और सब उस राजमाता की क्या करते हैं, जय करते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि मनु के वंशज भरत की माता, जिन्हें हम कहते हैं भारत माता, और इसीलिए हम कहते हैं भारत माता की जय, यानी राजा भरत की माता की जय। और इस प्रकार हमारे भारत का नाम क्या पड़ गया, भारत पड़ा। इसी थ्योरी को हम लोग अभी लेकर चल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से कहां से क्या क्या फैक्टर मौजूद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे बच्चों हम क्या देख रहे हैं, मैंने कहा ना ऋग्वेद के राजा भरत के नाम पर, है ना, भरत के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया है, भारत। क्लियर है? उसके बाद हम देखते हैं अशोक के अभिलेखों की अगर हम बात करें, इसमें हम अशोक के अभिलेख की जगह थोड़ा सा और पीछे चलने की कोशिश करें तो तमाम जो बौद्ध ग्रंथ हैं,
तमाम जो बौद्ध ग्रंथ हैं, सभी बौद्ध ग्रंथों में भारत को भारत ना कहते हुए जम्बू द्वीप कहा गया है। भारत को भारत ना कहते हुए जम्बू द्वीप कहा गया है। और चूंकि हमने सुना है, हमने पढ़ा है कि 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में एक अशोक, सम्राट अशोक ने कलिंग का एक युद्ध लड़ा और उस युद्ध में भीषण नरसंहार हो जाने की वजह से उस व्यक्ति का मन, हृदय जो है वो परिवर्तित हुआ और उन्होंने ब्राह्मण धर्म का त्याग कर कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। और बाद में जितने भी अपने अभिलेख बनवाए वो सारे अभिलेख कौन से धर्म के बारे में चर्चा करने की बात कर रहे हैं? बौद्ध रीति के अनुसार, बौद्ध मानसिकता के अनुसार या बौद्ध चरित्र के अनुसार ही उन्होंने अपने अभिलेख बनवाए। इसलिए अशोक के अभिलेखों में जम्बू द्वीप नाम का उल्लेख आता है, भारतवर्ष का उल्लेख नहीं आता है। तो अब हम समझते हैं कि इस भारतवर्ष का सबसे पहले उल्लेख कहां किया गया। तो भारतवर्ष नाम का सबसे पहले उल्लेख जो है मेरे बच्चों, वो हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है, जो कलिंग शासक खारवेल के द्वारा बनवाया गया है। किसके द्वारा बनवाया गया? कलिंग शासक खारवेल। और इसी व्यक्ति ने इस हाथी गुम्फा अभिलेख को बनवाया, जहां पर सबसे पहले भारत का नाम भारतवर्ष यानी जम्बू द्वीप के अंदर जिस खंड की चर्चा की है वो कौन सा है? भारतवर्ष। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है? दूसरा अगर हम मसला देखें तो एक प्रदेश के रूप में भारत का प्रथम लिखित उल्लेख महर्षि पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में किया है। ध्यान रखिए, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक प्रदेश के रूप में भारत का प्रथम लिखित उल्लेख महर्षि पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में किया। ये एमपीपीएससी एक बार ये प्रश्न पूछ भी चुका है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है? अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि की रचना है। और आप देखेंगे कि महर्षि पाणिनि क्या है? महर्षि पाणिनि एक व्याकरण आचार्य है, व्याकरणाचार्य है। क्लियर है? व्याकरण, और व्याकरण भी कौन सी? संस्कृत की व्याकरण, संस्कृत की व्याकरण के वो व्याकरणाचार्य हैं। आगे जाकर जब हम नंद वंश को पढ़ेंगे तो नंद वंश के सिस्टम में एक व्यक्ति आएगा जिन्हें हम कहेंगे महापद्मनंद। तो महापद्मनंद के मित्र भी होंगे ये महर्षि पाणिनि, जो कि संस्कृत के महान क्या है? व्याकरण आचार्य हैं। तो मुझे समझ में आ रहा है कि पहले लिखित उल्लेख जो है वो किसने किया है मेरे बच्चों? वो किया है महर्षि पाणिनि ने। बाद में हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि यूनानियों ने इसे क्या कहा। यूनानी जो है उन्होंने इसे इंडिया कहा। क्यों कहा? अब किस इलाके को इंडिया कहा, पहले वो चीज हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए चीजें समझने का प्रयास हम लोग करते हैं कि यूनानियों ने इसे क्या कहा है मेरे बच्चों? इंडिया कहा है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसका रेफरेंस देखते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे कि हमें इस चीज को कैसे कवर करना है। मैं आपको दो तीन चीजें बहुत अच्छे से बता देता हूं। सबसे पहले अगर मैंने आपको बताया तो मैंने कहा कि बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्बू द्वीप पुकारा गया है। क्या पुकारा गया है मेरे बच्चों? जम्बू द्वीप। क्लियर है? इसी कारण से सम्राट अशोक के अभिलेख में भी भारत का नाम सबसे पहले किस रूप में आया है? जम्बू द्वीप के रूप में। क्लियर है? जबकि अगर हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो तमाम ब्राह्मण ग्रंथों में इस भारतवर्ष का जो उल्लेख है वो भारतवर्ष के रूप में है, भारतवर्ष के रूप में है। क्लियर है? जबकि अगर हम चलते हैं स्पेशली भागवत पुराण में, आपने ग्रंथ का नाम सुना होगा भागवत पुराण, इस श्रीमद् भागवत पुराण भी जिसे हम कहते हैं, भागवत पुराण में जब हम चलेंगे तो भारतवर्ष को अजनाभ वर्ष कहा गया है, अजनाभ वर्ष। तो समझिए, बौद्ध ग्रंथों में जम्बू द्वीप, अशोक के अभिलेखों में जम्बू द्वीप, ब्राह्मण ग्रंथों में भारतवर्ष, भागवत पुराण में अजनाभ वर्ष नाम दिया गया है। जबकि अगर हम बात करें कि भारत को और किन किन नामों से पुकारा गया,
तो बहुत, जैसे हिंदुस्तान शब्द है तो सबसे पहले जो हिंदुस्तान शब्द है वो सासानी अभिलेख में किया गया है। सासानी अभिलेख में सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां किया गया है? सासानी अभिलेख में किया गया है। क्लियर है? तो हमने ये जो नाम आपको समझ में आ रहा है, डायरेक्टली एमपीपीएससी में या पीएससी में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि बताइए बौद्ध ग्रंथों में भारत को किस नाम से पुकारा गया, तो कहते हैं जम्बूद्वीप नाम से। अशोक के अभिलेखों में किस नाम से पुकारा गया? तो जम्बूद्वीप नाम से। वैसे ही ब्राह्मण ग्रंथों में किस नाम से पुकारा गया? तो भारतवर्ष नाम से। जबकि भागवत पुराण में किस नाम से पुकारा गया? तो अजनाभ वर्ष के नाम पे। जबकि सासानी अभिलेख में किस नाम से पुकारा गया? तो हिंदुस्तान नाम से। और अगर आप देखेंगे तो अभी मैंने आपको बताया हाथी गुम्फा अभिलेख, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में भी इसे क्या कहा गया है? भारतवर्ष। जबकि मैंने अभी आपको बताया कि महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी इसे क्या कहा गया है मेरे बच्चों? भारतवर्ष कहा गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कहां कहां पर क्या क्या नाम से हमारे भारत को पुकारा गया। अब हम थोड़ा सा उस शब्द पर आते हैं जो हिंदुस्तान शब्द का जो है नाम, और इसी शब्द से हिंदू शब्द को भी गढ़ा गया, या हिंदू शब्द भी हमको उद्भव में देखने को मिलता है। तो चलिए हम समझने का थोड़ा सा इसको भी प्रयास करते हैं। क्लियर है? ये समझ में आया पूरा? आगे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए। तो जब हम इसमें देखते हैं मेरे बच्चों, तो आप क्या देखेंगे? ध्यान रखिएगा एक एक चीज को। ठीक है, तो चीजें आपको बहुत जल्दी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं अभी जो मैप बना रहा हूं, ये मैप पाकिस्तान को शामिल करके बना रहा हूं। आपको पता ही होगा ये वैसे भी हमारा ही हिस्सा था, है ना, जो खंड होके बाद में चला गया। ठीक है, मैं अभी कुछ बना आपको दिखा देता हूं क्या होगा। हिंदुस्तान शब्द कैसे बना उस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। आपको पता होगा कि 712 ईस्वी के आसपास, 711-12 ईस्वी के आसपास भारत पर अरबों का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है मेरे बच्चों? अरबों का आक्रमण। और इन अरबों के आक्रमण में आपने देखा होगा कि एक सेनापति है जो खलीफाओं का सेनापति अल हिजाज का है, जिसका नाम है मुहम्मद बिन कासिम। मुहम्मद बिन कासिम, ये व्यक्ति भारत पर आक्रमण करता है, और भारत पर आक्रमण करके इस वाले क्षेत्र को, जिसको हम लोग सिंध क्षेत्र कह रहे हैं, इस क्षेत्र पर आक्रमण करता है, और यहां पर राजा दाहिर का शासन था जिसको वो जीत लेता है। ये इतिहास का मैं आपको सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूं कि नाम कैसे पड़ा। क्लियर है? अब आपको यह भी पता होगा कि इसका नाम सिंधु क्षेत्र कैसे पड़ा। सिंधु क्षेत्र ऐसे पड़ा क्योंकि यहां मानसरोवर झील है। इस मानसरोवर झील से एक नदी का उद्भव होता है, जो ऐसे ऐसे घूमते हुए वो मित्र नामक स्थान पर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। उसका नाम आपको पता ही होगा, सिंधु नदी। क्या नाम है उसका? सिंधु नदी। यह भी पता होना चाहिए कि यह 2880 किलोमीटर की नदी है। खैर, जियोग्राफिकल कंडीशन में नहीं घुसते हैं, फिर से इतिहास में मुड़ते हैं। तो 711-12 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और इस सिंध क्षेत्र को जीत लिया, और यहां से जीतकर इसने दाहिर सेन नाम के राजा को पराजित किया। अब जब इस क्षेत्र को जीत लिया तो ये पूरा सिंध क्षेत्र है। जो अरब के लोग हैं जो मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए हैं, उनमें अरबी साहित्यकार भी हैं, अरबी दार्शनिक भी हैं। सिंपल भाषा में हम ये समझते हैं कि ये सब अरबी लोग हैं। और ये लोग जब आए तो अरबी लोग स का अर्थ ह निकाला करते थे। वो स ना बोलते हुए ह शब्द का प्रयोग करते थे। जैसे आज भी गांव में इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कहीं पर है, मान लीजिए किसी एक गांव का नाम है ना, शेरपुर। गांव का नाम क्या है? शेरपुर।
तो ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति उसे क्या कहता है, हैरपुर। जैसे गांव का नाम है सेका खेड़ी, तो गांव का व्यक्ति उसको कहता है हेका खेड़ी। तो स का अर्थ क्या निकाला जा रहा है, ह। तो उसी प्रकार से इन अरबों ने भी स का अर्थ क्या निकाला, ह निकाला। और जिस, देखिए सुनिए ध्यान से, स का अर्थ क्या निकाला, ह। तो इस प्रकार से उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा। बात समझ पा रहे हैं। और जो लोग इस सिंधु नदी के आसपास रहते थे उन लोगों को इन अरबों ने हिंदू कहा। वहां पर किसी क्लास को, किसी धर्म को, किसी कास्ट को, किसी वर्ग को आइडेंटिफाई नहीं किया गया। सिर्फ इतना कहा गया कि जितने लोग सिंधु नदी के आसपास रहते हैं वो सब क्या है, हिंदू है, क्योंकि उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा। और इन हिंदू ध्यान रखिए, मैं बार बार ध पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। हिंदू नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया, जो कालांतर में हिंदू बन गया, कालांतर में हिंदू से हिंदू बन गया। और इन हिंदुओं के, आप सुनिएगा ध्यान से, भारतीय लोगों के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है ये, इन हिंदुओं के रहने के स्थान को हिंदू स्थान कहा गया। क्या कहा गया, हिंदू स्थान। और बाद में यही थ जो है वो त में बदला और हमें कुछ इस प्रकार का शब्द देखने को हमारे भारत के लिए मिलता है, हिंदुस्तान। इस प्रकार से भारत का नाम क्या पड़ गया, हिंदुस्तान पड़ गया। अर्थात अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो ये जो हिंदू शब्द है, ये जो हिंदू शब्द है, ये भारतीय जनता के लिए सबसे पहले अरबों ने प्रयोग किया था। किसने प्रयोग किया था, अरबों ने। और ये मैं आपको अपने तरह का कोई कंटेंट नहीं दे रहा हूं। अगर आप चलेंगे यूपीएससी परीक्षा में, यूपीएससी 1996 या 7 का आप प्रीलिम्स का पेपर उठाएंगे तो यहां पर एक प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय जनता के संदर्भ में सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, और उसमें एक ऑप्शन था अरबों द्वारा। तो हमारा जो यूपीएससी ने भी करेक्ट आंसर माना है वो अरबों को माना है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। क्या आप समझ रहे हैं बात को कि किस प्रकार भारतवर्ष के बाद फिर हम लोग हिंदुस्तान पर आ गए। क्लियर है। कालांतर में क्या हुआ, और भी लोग आए, है ना, जैसे यूरोपीय आए। यूरोपीय जो लोग हैं वो इस सिंधु नदी को इंडस रिवर कहा करते थे। इस सिंधु नदी को क्या कहते थे मेरे बच्चों, इंडस रिवर। आई रिपीट, इंडस रिवर। किसको कहते थे, सिंधु नदी को। और सिंधु नदी को जब वो इंडस रिवर कहते थे तो इसके आसपास रहने वाले लोगों को वो इंडियन कहा करते थे। इंडस रिवर के आसपास रहने वाले लोगों को इंडियन कहा करते थे। इस प्रकार हम ये कह रहे हैं कि इंडस से क्या बन गया, इंडियन बन गया। इंडस से क्या बन गया, बन गया। और इंडियन से ही एक नया शब्द भारतवर्ष के लिए इजाद किया गया, इंडिया। और इसीलिए हमारे संविधान के भी आर्टिकल 1 में जो शब्द बनाया गया है, इंडिया दैट इज भारत, या भारत दैट इज इंडिया। क्लियर है। तो इंडिया और भारत, ये दो शब्दों का जो प्रयोग है वो हमने कानूनी तौर पर भी अपना लिया है, कानूनी तौर पर भी हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। चलिए समझने का हम प्रयास करते हैं। तो ये जो हमारा है हिंदुस्तान शब्द आपने देखा किस प्रकार से बना है। आइए अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सीधे से जल्दी से, ताकि आपको ये समझ में आए कि कैसे शब्द इजाद हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं। अभी मैंने आपको ये समझाया कि हमने भारत के कई नामों का उल्लेख हमने किया है। अभी हमने देखा कि भारतवर्ष कैसे नाम पड़ा,
है ना। उसके बाद हमने देखा हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा, जम्बूद्वीप क्यों नाम पड़ा। अब हमारा प्रश्न है कि आर्यावर्त कैसे पड़ा, इसको आर्यावर्त क्यों कहा गया, ठीक है, और आर्यावर्त किस हिस्से को कहा गया, चलिए उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए अभी जो मैंने हिंदुस्तान शब्द बताया है ना, उस शब्द को थोड़ा सा आप यहां भी देख सकते हैं कि हिंदुस्तान का प्रथम प्रयोग यानी हिंदुस्तान शब्द का प्रथम प्रयोग ईरानी, ये वही अरबी लोग हैं, ईरानी शासक शापुर प्रथम के नक्श ए रुस्तम लेख में किया गया है। तो हिंदुस्तान शब्द का पहला प्रयोग नक्श ए रुस्तम लेख में किया गया है, जो कि ईरानी शासक शापुर प्रथम का है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने 3 नामों को अभी विस्तार से समझ लिया। कौन कौन सा, पहला जम्बूद्वीप कैसे पड़ा, भारतवर्ष कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा। अब हम समझते हैं कि इस शब्द का इंडिया कैसे पड़ा, यह भी समझ लिया, क्योंकि यूरोपियों ने इंडस रिवर कहा, इंडस रिवर के आसपास रहने वाले लोगों को इंडियन कहा और इंडियन से उस इलाके का नाम पड़ गया इंडिया। क्लियर है। अब हम ये समझते हैं कि आर्यावर्त नाम कैसे पड़ा। तो आर्यावर्त को समझने के लिए फिर हमको थोड़ा सा बेक समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए मैं आपको अब आर्यावर्त के बारे में समझाने का प्रयास करता हूं। आप ये समझिए कि ये हमारा वही, मैं फिर से वही इंडिया बना रहा हूं जो पाकिस्तान हमारे साथ रहा था तब का है, ठीक है। ये हमारा जो है इंडिया है, कुछ इस तरीके से आप इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए। बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जियोग्राफिकल मैप नहीं है, बिल्कुल पैमाने पर बना हुआ मैप नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ चलते हैं। सुनिए, मैप देखा है आपने, मैप में अगर आपने देखा होगा तो ये इंडिया, और इस तरफ जाने पर ये आपको अरब द्वीप पड़ता है। अरब द्वीप जो इलाका है उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमको पड़ेगा मध्य एशिया। कौन सा इलाका पड़ेगा, मध्य एशिया। अब मैं थोड़ा सा आपको ले चल रहा हूं दूर देशों में, वहां से हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम चल रहे हैं मध्य एशिया में। अगर आप मध्य एशिया में जाएंगे तो एक पर्वत पड़ता है मेरे बच्चों, आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत जो कि आल्पस पर्वत के ठीक क्षेत्र, मतलब पास के ही क्षेत्र में, जिसको आप लोग एक और नाम दे दीजिए, यूरेशिया। आल्पस पर्वत जो यूरेशिया वाला इलाका है, ये यूरेशिया के पूर्व का इलाका है। उस इलाके में एक क्षेत्र या एक पूरा राज्य था, उस शहर का नाम है बैक्ट्रिया। उस शहर का क्या नाम है, बैक्ट्रिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो थ्योरी हमने मान रखी है वो है जर्मन के इतिहासकार मैक्स मूलर की थ्योरी, जिसको एनसीईआरटी ने भी एक्सेप्ट कर रखा है। मैक्स मूलर की थ्योरी, जो कि जर्मनी इतिहासकार है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यह समझा रहा हूं कि भारत का नाम आर्यावर्त कैसे पड़ा। क्लियर है। तो बैक्ट्रिया, इस बैक्ट्रिया में एक जाति रहती है जिसको हम लोग नार्डिक प्रजाति कहते हैं, नार्डिक प्रजाति। और इसी प्रजाति को हमने बाद में क्या कहा, आर्य कहा। आर्य कहा। आर्य जो है वो नार्डिक प्रजाति के लोग हैं, जो बैक्ट्रिया यानी आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र यूरेशिया यानी कि मध्य एशिया से आए थे। अब जब ये लोग आए तो सुनिए ध्यान से, ये लोग जब आए मेरे बच्चों, तो ये यहां से ऐसे घूमते हुए आए, ऐसे 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 ऐसे, और खैबर दर्रे से प्रवेश करते हैं भारत में। खैबर दर्रे से प्रवेश करते हैं भारत में। और जब खैबर दर्रे से ये प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले मेरे बच्चों इनको जो दिखता है, मैंने अभी आपको बताया कि ये एक नदी है जो कि 2880 किलोमीटर लंबी है, सिंधु नदी। सिंधु नदी। और ये आर्य जब आए तो सबसे पहले खैबर दर्रे से इसी उत्तरी भारत में आकर निवासित हुए, यानी इसी उत्तरी भारत में वो निवास करने लगे। क्लियर है। मैं फिर कह रहा हूं, किसकी बात हो रही यहां, आर्य की। क्लियर। और यहां आकर जब वो निवास करने लगे तो सिंधु नदी है, और सिंधु नदी की 7 या 6 अन्य सहायक नदियां हैं। इस प्रकार यहां पर टोटल हो जाता है 7 नदियां, जिसको हम कह सकते हैं सप्त नदियां। सप्त नदियां। और चूंकि ये इसमें सबसे बड़ी सिंधु नदी है, इसलिए इस इलाके का नाम पड़ गया सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश।
क्लियर है। और इस सप्त सिंधु प्रदेश में कौन आकर रहे मेरे बच्चों? आर्य। और आर्य मैं फिर समझा रहा हूं कि आर्य बहुत फैमिलियर लोग बनने की कोशिश कर रहे थे, या बहुत फैमिली ग्रुप में रहने वाले लोग थे, इसलिए इन्होंने यहां पर जो निवास किया ऐसे सर्कल नुमा निवास किया। उधर जाएंगे तो हिमालय आ जाएगा, इसलिए इस वाले इलाके में ये लोग आकर बसे और यहीं आकर वो अपना कामकाज करने लगे। यहीं आकर अपने सारे सिस्टम को उन्होंने क्या कर लिया? स्टेबल कर लिया, जमा लिया। और जहां पर भारत या जम्बू द्वीप भारतवर्ष के जिस क्षेत्र में ये आर्य लोग आकर रहे मेरे बच्चों, उसी इलाके को कहा गया आर्यावृत। इन आर्यों के रहने के कारण, आर्यों के निवास करने के कारण भारत का नाम आर्यावृत पड़ा। बात समझ में आई आपको? किस प्रकार? क्यों? क्योंकि ये जो दक्षिण भारत है ना मेरे बच्चों, इसको तो दक्षिणापथ कहा गया है, दक्षिणापथ कहा गया है। बात समझ में आई? आप अगर थोड़ा सा बैक जाएंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएगी कि ये आर्यावर्त ये है। और आप देखेंगे सप्त सिंधु प्रदेश। दूसरा एक और कंटेंट में आपको थोड़ा सा देता हूं, वैसे हम हिस्ट्री में अंदर घुस जाएंगे, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि इस सप्त सिंधु प्रदेश में ये जो आर्य लोग आए हैं, अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर, ये जो आर्य लोग आए हैं, इन आर्यों की जो भाषा है मेरे बच्चों, वो भाषा कौन सी है? संस्कृत है। इन आर्यों की भाषा कौन सी मेरे बच्चों? संस्कृत है। क्लियर है? और दूसरी बात यह है कि भाषा संस्कृत है, मतलब बोली है इनकी, भाषा नहीं मानेंगे इसको। क्यों? क्योंकि इनको लिपि का ज्ञान ही नहीं था, और जब तक लिपि नहीं आएगी तो भाषा इजाद कैसे होगी? तो हम क्या समझ रहे हैं कि ये संस्कृत, और इन लोगों ने जिस ध्यान रखिए, इन आर्यों ने जिस सभ्यता को विकसित किया, उसी सभ्यता को हम आगे जाकर वैदिक सभ्यता के रूप में जानते हैं। क्योंकि जब इन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था तो इन्होंने वन बाय वन जो चीजें क्लियर की, उसी को हम लोग वैदिक संहिता या श्रुति संहिता, सुनने के क्रम में जो चीज आई है उसको श्रुति संहिता कहते हैं। इस वाले चैप्टर को हम हिस्ट्री में आगे और अच्छे से समझेंगे। अभी आप इतना समझिए कि आपने किसका नाम समझ लिया है? आर्यावर्त का। आर्यावर्त नाम कैसे पड़ा, किस प्रकार से इस इलाके को हमने आर्यावर्त कहा? क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं कि ये आर्यावर्त वगैरह सारे नाम हमारे सामने आ गए, और इस प्रकार से अगर हम चलते हैं थोड़ा सा, एक और ब्राह्मण ग्रंथ है हमारा, उसका नाम है विष्णु पुराण। आपने नाम सुना होगा, विष्णु पुराण। और विष्णु पुराण नाम के ग्रंथ में भारत को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में, क्लियर है? तो ये हिमालय पर्वत हो गया, हिमालय के इधर मतलब दक्षिण में, और समुद्र मतलब ये हिंद महासागर, इसके उत्तर में जो भयंकर टाइप का विशाल खंड हमें देखने को मिलता है, वही क्या है? भारतवर्ष है। वही क्या है? भारतवर्ष है। तो विष्णु पुराण नाम के ग्रंथ में हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जिसका उल्लेख किया गया है, वही क्या है? भारतवर्ष है। इस प्रकार हम भारतवर्ष का उल्लेख देखते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये भारत के नाम जो पड़े हैं, जम्बू द्वीप है ना, भारतवर्ष है, उसके बाद इंडिया है, हिंदुस्तान है, उसके बाद आर्यावर्त है, ये सब बखूबी आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।